हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। ठीक है, जिसका नाम है यायावर साम्राज्य। ठीक है, तो यायावर कौन थे? तो यायावर या घुमंतु पशुपालक वे लोग थे जो एक स्थान पर अस्थायी रूप से नहीं रहते थे। ठीक है, वे अपने पशुओं के लिए चारागाह और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे और मध्य एशिया के विशाल घास के मैदान को मतलब स्टेपी कहा जाता था। यहाँ घोड़े, भेड़, बकरियां, ऊंट और अन्य पशु मतलब पशु पाले आते थे। ठीक है, मतलब पशु पाले जाते थे। फिर आते हैं यायावर साम्राज्य की विशेषताएं। तो पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय था। घोड़े उनके जीवन के महत्वपूर्ण हिस्सा थे। वे घुड़सवारी और युद्ध कौशल में कुशल थे। विभिन्न कबीले और जनजातियां अपने अपने नेताओं के अधीन रहती थीं। चारागाह और संसाधनों को लेकर कबीलों में संघर्ष होता रहता था। ठीक है, और व्यापार और पड़ोसी कृषि समाजों से संबंधी भी उनके जीवन का हिस्सा थे। ठीक है, फिर आते हैं मंगोलों की भूमि। तो मंगोल मुख्य रूप से मध्य एशिया के विशाल स्टेपी क्षेत्र में रहते थे। यह क्षेत्र चीन के उत्तर में, रूस के दक्षिण में, मध्य एशिया के आसपास फैला हुआ था। ठीक है, फिर आता है मंगोल का जीवन कठिन और मंगोल का जीवन जो है कठिन प्राकृतिक परिस्थितियों से जुड़ा था। अत्यंत ठंड, सूखा और सीमित चारागाह उनके जीवन को प्रभावित करते थे। ठीक है, फिर आते हैं मंगोल साम्राज्य। तो मंगोल समाज अनेक कबीलों और कुलों में विभाजित था। इनमें प्रमुख रूप से चरवाहे, शिकारी, योद्धा, ठीक है, और कबीलाई के प्रमुख थे। मतलब जो कबीला था उनके प्रमुख थे, मतलब शामिल थे। फिर आते हैं कबीलों के बीच सहयोग और संघर्ष दोनों होते थे। मजबूत नेता कई कबीलों को अपने अधीन करके एक बड़ी शक्ति बना सकता था। कहते हैं चंगेज खान का प्रारंभिक जीवन। तो मंगोल इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था चंगेज खान। उसका प्रारंभिक नाम तेमुजिन था। ठीक है, और उसका जन्म लगभग 1162 ईस्वी के आसपास हुआ माना जाता है। और उसके पिता येसुगेई एक कबीलाई के प्रमुख थे, मतलब कबीले के प्रमुख थे। ठीक है, जब तेमुजिन छोटा था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई। इसके बाद उसके परिवार को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। तेमुजिन धीरे धीरे अपने समर्थकों को संगठित किया और विभिन्न मंगोल कबीलों पर अपना प्रभाव स्थापित किया। ठीक है, फिर आते हैं चंगेज खान की उपाधि। तो लगातार संघर्षों और राजनीतिक गठबंधनों के बाद तेमुजिन ने मंगोल कबीलों को एकजुट किया। 1206 में एक विशाल सभा और करी लताई मतलब कहा जाता है, जिसे मतलब जो विशाल सभा थी उसको कई लताई कहा जाता था। उसमें उसने मंगोलों का सर्वोच्च शासक घोषित कर दिया गया वो, और उसे चंगेज खान की उपाधि दी गई। इसके बाद उसने एक शक्तिशाली मंगोल साम्राज्य का निर्माण शुरू किया। ठीक है, फिर आते हैं चंगेज खान की सफलता के कारण। तो चंगेज खान की सफलता के पीछे कई कारण थे। प्रमुख कारण कुशल घुड़सवार सेना। मंगोल योद्धा घोड़े पर बैठकर तेजी से लंबी दूरी तय करते थे। ठीक है, सैन्य अनुशासन। मंगोल सेना में कठोर अनुशासन था। युद्ध की नई रणनीतियां। तो वे तेज गति से हमला करते और आवश्यकता पड़ने पर पीछे हटने का दिखावा करके शत्रु को भ्रमित करते थे। कहते हैं संगठन। चंगेज खान ने सेना को व्यवस्थित इकाइयों में बांटा। ठीक है, योग्य लोगों का अवसर। उसने केवल जन्म या कबीले के आधार पर नहीं बल्कि योग्यता और निष्ठा के आधार पर लोगों को महत्वपूर्ण पद दिए। कहते हैं मंगोल सेना का संगठन। तो चंगेज खान ने अपनी सेना को दशमलव प्रणाली के आधार पर संगठित किया। इसमें सैनिकों की इकाइयां थी। 10 सैनिक एक छोटी इकाई, 100 सैनिक, 1000 सैनिक, फिर 10,000 सैनिक बड़ी सैन्य इकाई। ठीक है, इस व्यवस्था से सेना पर नियंत्रण आसान हुआ। ठीक है, फिर आते हैं मंगोलों की युद्ध तकनीकी। तो मंगोल योद्धा विशेष रूप से घुड़सवारी और तीरंदाजी में कुशल थे। वे तेज गति से घोड़े दौड़ाते हुए तीर चला सकते थे। मतलब उनकी प्रमुख रणनीतियां थी अचानक हमला, तेज गति से आगे बढ़ना। ठीक है, और शत्रु को चारों ओर से घेरना, पीछे हटने का दिखावा करना, लंबी दूरी से तीर चलाना, शत्रु की कमजोरियों का लाभ उठाना। इन रणनीतियों ने उन्हें शक्तिशाली सेनाओं के विरुद्ध भी सफलता दिलाई। और फिर आता है मंगोल साम्राज्य का विस्तार। तो चंगेज खान ने मंगोल साम्राज्य का विस्तार तेजी से किया और उसने उत्तरी चीन, मध्य एशिया, ईरान के क्षेत्र और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों तक अपनी शक्ति का विस्तार किया। उसके उत्तराधिकारियों ने आगे चलकर साम्राज्य का विस्तार
और रूस और पूर्वी यूरोप तक किया। ठीक है, फिर आते हैं चीन और मंगोल। मंगोलों का चीन के साथ लंबे समय तक संघर्ष हुआ। चंगेज खान और उसके उत्तराधिकारियों ने चीन के विभिन्न हिस्सों पर अधिकार किया। बाद में कुबलाई खान ने चीन में युआन राजवंश की स्थापना की। कुबलाई खान ने चीन पर मंगोल शासन को मजबूत किया और दादू को अपनी, ठीक है, दादू को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, जिसको बीजिंग, ठीक है, कहा गया। फिर आते हैं मध्य एशिया और पश्चिम की ओर विस्तार। तो मंगोलों ने मध्य एशिया के अनेक राज्यों पर विजय प्राप्त की। इसके बाद वे पश्चिम की ओर बढ़े। मंगोल सेना ने ईरान, रूस, काकेशन क्षेत्र, पूर्वी यूरोप तक अपनी शक्ति का विस्तार किया। इससे मंगोल साम्राज्य विश्व के सबसे बड़े स्थलीय साम्राज्यों में से एक बन गया। ठीक है, फिर आता है मंगोल और भारत। तो मंगोलों ने भारतीय उपमहाद्वीपों की ओर कई बार आक्रमण किए। दिल्ली सल्तनत के शासकों को मंगोल आक्रमणों से लगातार खतरा रहता था, विशेष रूप से अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद दिल्ली सुल्तानों ने दिल्ली सुल्तानों ने मंगोल आक्रमणों से बचने के लिए मजबूत सैन्य व्यवस्था बनाई। हालांकि मंगोल भारत के बड़े हिस्से पर अस्थायी साम्राज्य स्थापित करने में सफल नहीं हुए। फिर आते हैं चंगेज खान की प्रशासनिक नीति। चंगेज खान केवल योद्धा नहीं था बल्कि एक कुशल प्रशासक भी था। उसने सेना को व्यवस्थित किया, कबीलों की पुरानी विभाजनकारी व्यवस्था को कमजोर किया, योग्य व्यक्तियों को पद दिए, कानून और अनुशासन पर जोर दिया, व्यापार और संचार को बढ़ावा दिया। फिर आता है यासा। मंगोल शासन से संबंधित एक प्रसिद्ध नाम यासा है। इसे चंगेज खान से जुड़ी नियमों और आदेशों की व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। इसमें अनुशासन, सैन्य व्यवस्था, सामाजिक व्यवहार, अपराध और दंड से संबंधित नियमों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, हालांकि इतिहासकारों के बीच यासा के स्वरूप और उसके वास्तविक संकलन को लेकर मतभेद है। ठीक है, फिर आते हैं धार्मिक नीति। तो मंगोल साम्राज्य में विभिन्न धर्मों के लोग रहते थे। मंगोल शासकों ने समानता अलग अलग धार्मिक समुदायों के प्रति अपेक्षाकृत सहिष्णु नीति अपनाई। उनके साम्राज्य में बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम, तेंगरीवादी जैसे विभिन्न धार्मिक समुदाय मौजूद थे। कई मंगोल शासकों ने अलग अलग धर्मों के विद्वान और धार्मिक नेताओं से संपर्क रखा। रहते हैं मंगोल और व्यापार। तो मंगोल साम्राज्य के विस्तार से एशिया और यूरोप के बीच व्यापारिक संपर्क बढ़े। मंगोलों ने विशाल क्षेत्र को एक राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत जोड़ दिया। इससे व्यापारियों को लंबी दूरी की यात्रा में सुविधा मिली, व्यापारिक मार्ग अधिक सक्रिय हुए, वस्तुओं का आदान प्रदान बढ़ा, तकनीकी और ज्ञान का प्रसार हुआ, विभिन्न संस्कृतियों के बीच संपर्क बढ़ा। इस अवधि को कभी कभी पैक्स मंगोलिका मंगोलिका अर्थात मंगोल शक्ति के संदर्भ में भी समझा जाता है। ठीक है, लाते हैं सिल्क रूट और मंगोल। तो रेशम मार्ग एशिया और यूरोप के बीच व्यापार का महत्वपूर्ण नेटवर्क था। ठीक है, मंगोल साम्राज्य ने इसके बड़े हिस्से को अपने नियंत्रण में लिया। इससे चीन, मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच संपर्क मौजूद हुआ। रेशम, मसाले, धातुएं, घोड़े, वस्त्र और अन्य वस्तुओं का व्यापार होता था। ठीक है, रहते हैं संचार व्यवस्था। तो इतने विशाल साम्राज्य पर शासन करने के लिए तेज संचार आवश्यक था। मंगोलों ने डाक चौकी व्यवस्था विकसित की। इसमें अलग अलग स्थानों पर घोड़े और विश्राम केंद्र उपलब्ध होते थे। एक दूत एक स्थान से दूसरे स्थान तक तेजी से संदेश पहुंचा सकते थे। इससे प्रशासन मजबूत हुआ, सेना को आदेश पहुंचाना आसान हुआ, व्यापार और यात्रा में सुविधा हुई। ठीक है, कहते हैं मंगोलों और नगरों का संबंध। तो मंगोल स्वयं मुख्य रूप से यायावर थे, लेकिन उनके साम्राज्य में कई बड़े नगर शामिल थे। उन्होंने नगरों का उपयोग प्रशासन, व्यापार, कर संग्रह, शिल्प उत्पादन के केंद्र के रूप में किया। ठीक है, फिर आते हैं कुछ मंगोल शासक धीरे धीरे अस्थायी जीवन और शहरी संस्कृति से प्रभावित हुए। ठीक, फिर आते हैं यायावर और कृषि समाज। तो मंगोल और चीन, ईरान तथा रूस जैसे मंगोल और चीन, ईरान तथा रूस जैसे कृषि प्रधान समाजों के बीच संबंध हमेशा समान नहीं थे। ठीक है, कभी क्या होता था, कभी व्यापार होता था, वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, राजनीतिक समझौते होते थे। ठीक है, लेकिन कभी ऐसा होता था कि चारागाह के लिए संघर्ष होता था, सीमाओं पर युद्ध होता था। ठीक है, और राजनीतिक टकराव भी होते थे। उसके बाद फिर आता है मंगोल साम्राज्य का विभाजन। तो चंगेज खान की मृत्यु के बाद उसके विशाल साम्राज्य का शासन उसके पुत्रों और वंशजों में विभाजित हो गया।
मुख्य क्षेत्रों में अलग अलग मंगोल राजवंश और खानतें विकसित हुई। प्रमुख मंगोल राज्यों में, ठीक है, युवान राजवंश चीन में, इलखानी राज्य ईरान और आसपास के क्षेत्रों में, चगताई चगताई खानत मध्य एशिया में, ठीक है, और स्वर्ण अर्थ रूस और पूर्वी यूरोप के क्षेत्रों में, ठीक है। फिर आते हैं मंगोल साम्राज्य की विरासत। तो मंगोल साम्राज्य का प्रभाव केवल युद्ध और विजय तक सीमित नहीं था। इसने एशिया और यूरोप को अधिक मजबूत सेना से, मतलब एशिया और यूरोप को अधिक मजबूती से जोड़ा, व्यापारिक मार्गों को सक्रिय किया, लोगों और विचारों की आवाजाही बढ़ाई, तकनीकी और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया, ठीक है। चीन, ईरान और मध्य एशिया की राजनीति को प्रभावित भी किया, ठीक है। जाते हैं महत्वपूर्ण शब्द इस चैप्टर के, जैसे कि यायावर, एक स्थान पर अस्थायी रूप से न रहने वाले और चारागाह की तलाश में घूमने वाले लोग। स्टेपी, तो मध्य एशिया के विशाल घास के मैदान। कुरिल ताई, मंगोल सरदारों और प्रमुखों की सभा, ठीक है, मंगोल सरदारों और प्रमुखों की सभा। फिर आता है चंगेज खान, मंगोल साम्राज्य का संस्थापक और महान विजेता। खान, मंगोल या तुर्क शासक के लिए प्रयुक्त उपाधि। फिर आते हैं यासा, तो चंगेज खान से संबंधित नियमों और आदेशों की जो व्यवस्था थी उसे यासा कहा जाता था। फिर आते हैं रेशम मार्ग, जिसको मैंने, मतलब हम लोगों ने काफी इसके पहले की चैप्टरों में भी समझा था रेशम मार्ग क्या था। तो एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला प्राचीन व्यापारिक मार्गों का नेटवर्क रेशम मार्ग, सिल्क रूट, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।